हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल में जो राजनीतिक संस्थाएं थी, 3 राजनीतिक संस्थाएं थी महत्वपूर्ण, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके। जैसे कि पहली राजनीतिक संस्था थी विदत। पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? विदत। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। विदत शब्द का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। इसे आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था माना जाता है। विद्युत को आर्यों की ऋग्वेद में सबसे प्राचीन संस्था माना जाता है। दूसरी, इसका प्रमुख कार्य क्या था? प्रमुख कार्य ये ज्ञान और विद्या से संबंधित थी। जो विद्युत सभा थी, विद्युत संस्था थी, वो ज्ञान और विद्या से संबंधित कार्य देखती थी। और इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। यानी विद्युत में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। चौथी महत्वपूर्ण बात, जो आर एस शर्मा थी, इसने सर्वाधिक शोध किस पर? विद्युत पर सर्वाधिक शोध करने का श्रेय किसे जाता है? आर एस शर्मा को। आर एस शर्मा ने ही विद्युत को आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था माना है। यानी कि आर एस शर्मा ने विद्युत को प्राचीनतम संस्था माना है आर्यों की। अगली संस्था है सभा। अगली संस्था कौन सी? सभा। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। और इसे सभा को अथर्ववेद में सभा को अथर्ववेद में नृष्टा कहा गया। नृष्टा का अर्थ होता है वाद विवाद का स्थान। वाद विवाद का स्थान, यानी कि जो सभा थी उसे अथर्ववेद में नृष्टा कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाद विवाद का स्थान। यानी जो शास्त्रार्थ करते थे उसका स्थान है विद्युत, यानी सभा नृष्टा कहा गया। इसमें सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। यानी कि सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, जिसे सभापति कहा गया। यानी कि महिलाओं को सभा के अंदर क्या कहा जाता था? सभापति कहा गया। और सभा के अंदर गांव के वरिष्ठ लोग शामिल होते थे, वरिष्ठ जन लोग शामिल होते थे। सभा के अंदर गांव के वरिष्ठ लोग, जो मुख्य लोग थे, वो ही शामिल होते थे। और इसे आज का आधुनिक भारत की क्या है? राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा जो आधुनिक भारत की है वो स्वयं सभा की समान थी, क्योंकि इस राज्यसभा के अंदर वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं, वैसे ही सभा के अंदर भी वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं। और जो सभा था उसका प्रमुख कार्य क्या था? ग्राम के सामूहिक मसले थे हल करना। यानी कि जो गांव के अंदर सामूहिक मसले आते थे, जो किसी भी कारण से शिकायत है, उनका हल करना था सामूहिक रूप से। और न्याय संबंधी कार्य करना भी इसका प्रमुख कार्य था। सभा का जो प्रमुख कार्य था न्याय संबंधी कार्य करना और सामूहिक मसलों का हल करना। और इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, जिसे सभापति कहा गया है। और इस अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। और सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। और तीसरी सभा है संस्था है समिति। तीसरी सभा क्या है? संस्था है समिति। इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में से इसका 9 बार उल्लेख हुआ है। तो समिति का था अध्यक्ष, उसे कहा जाता है ईशान। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता है। गांव के सभी जन शामिल होते थे, यानी समिति के अंदर गांव के सभी लोग शामिल होते थे। और इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। यानी समिति के अंदर महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। और इसका प्रमुख कार्य क्या था? राजा की नियुक्ति करना और राजा की पदच्युति करना, यानी कि इसको पद मुक्त करना। इसका ये प्रमुख कार्य था समिति का। ये एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। यानी कि समिति के अंदर महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। विद्युत और सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। और इसका मुख्य कार्य, जैसे कि हमें पता है, जो सभा है, सभा एंड समिति का मुख्य कार्य
मुख्य कार्य क्या था? राज्य पर नियंत्रण रखना। यानी सभा और समिति का जो मुख्य कार्य था राजा पर नियंत्रण रखना था। और एक बात और अथर्ववेद में, इसमें अथर्ववेद में सभा और समिति, सभा प्लस समिति, तो प्रजापति जनक ब्रह्मा की दो पुत्रियां बताया गया है। जो अथर्ववेद था ना, अथर्ववेद, इसके अंदर सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई है। यानी कि ये तीन प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। यानी कि विद्युत और सभा में महिलाएं भाग लेती थी और समिति थी उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी। और समिति का 9 बार उल्लेख हुआ ऋग्वेद में, सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है और विद्युत का 122 बार उल्लेख हुआ है। और इन तीनों का प्रमुख कार्य था राजा पर नियंत्रण रखना। सभा और समिति का प्रमुख कार्य था राजा पर नियंत्रण रखना। ये समिति है जो आधुनिक, इसे आधुनिक लोकसभा कह सकते हैं, आधुनिक लोकसभा। और समिति सभा है जो आधुनिक राज्यसभा, राज्यसभा। और समिति आधुनिक लोकसभा का दर्जा दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।